हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 सितंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनको हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा। हाल ही में इंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक ऑर्गेनाइज किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव पार्क के, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके पार्ट के तौर पर 27 अगस्त से 2 सितंबर तक। मनरेगा ये इंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक मनाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के तौर पर। पर्पस क्या है? इंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक मतलब जो मनरेगा में पार्टिसिपेट करने वाले बेनिफिशरीज हैं या फिर लेबर्स हैं, उनको मनरेगा स्कीम की सारी जानकारी दी जाए। मतलब कि क्या बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, जॉब वर्क डेज से रिलेटेड हो, सैलरी कितने उनको मिलेगी, वेज मतलब वेज कितनी मिलेगी, इन सब के विषय में इस इंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक में बनाया गया। तो मनरेगा स्कीम पर्पस क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फिर अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं उनको 100 डेज का गारंटीड रोजगार देना। हालांकि जो एसटी एरियाज हैं वहाँ पर ये 150 डेज भी हो जाता है। मनरेगा एक्ट 2005 में पास हुआ, जब इसका तब नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जब ये पास हुआ था, बाद में देखिए नरेगा स्कीम 2005 में जो नरेगा एक्ट पास हुआ था उसके तहत नरेगा स्कीम की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को, लेकिन ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही शुरू हुई थी। बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब नरेगा पहले नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया कब? 2 अक्टूबर 2009 को, जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उनके द्वारा। तो ये जरूर याद रखिएगा कब नरेगा था, कब मनरेगा हुआ, कब देश में। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि मनरेगा स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो वो 2006 ही ऑप्शन होता है। लेकिन जब एग्जाम में ये पूछेंगे पूरे देश में कब लागू हुई, तो 2008 एक्ट कब पास हुआ ये आपको पता ही है। अच्छा देखिए, जो एमजी नरेगा है ये एक तरह का लेबर लॉ या फिर सोशल सिक्योरिटी मेजर है। लोगों को राइट टू वर्क की गारंटी प्रोवाइड करता है। पहली बार कब प्रपोज किया गया था? 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म आ रहे थे। देखिए बहुत ब्रॉड माइंडेड थे हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय के, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो उस समय एलपीजी रिफॉर्म आ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था राइट टू वर्क होना चाहिए। तो तब का नरेगा बनते बनते 20-25 साल बाद बना कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे। एमजी नरेगा सिर्फ 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड करता है, जो अनस्किल्ड वर्कर जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब प्रोवाइड करता है। ये अच्छी बात है। अगर आप 15 दिन में जॉब देने में सक्षम नहीं हैं, यानी एमजी नरेगा एक्ट के तहत किसी ने जॉब मांगी और आप 15 दिन में देने में सक्षम नहीं है, तो उनको आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करेंगे। साथ ही साथ जो जॉब देनी है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में देनी है, यानी इतनी ही दूर में आप जॉब दे सकते हैं। अगर इससे ऊपर है तो एक्स्ट्रा वेज आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा ग्राम पंचायत जो है हाउस होल्ड को रजिस्टर करेगी और जॉब कार्ड इशू करेगी। ये वैल्यू मतलब कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पहली बात तो हाउस होल्ड का रजिस्ट्रेशन कौन करेगी? ग्राम पंचायत। जॉब कौन इशू करेगी? ग्राम पंचायत। ये सब आपको पता होना चाहिए। सिटीजन की एज 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और अनस्किल्ड वर्क करने के लिए वो उसका मन होना चाहिए। ग्राम सभा क्या करेगी? सोशल ऑडिट करवाएगी हर 6 महीने पे। तो सोशल ऑडिट का भी प्रोविजन है। एक्ट कहता है कम से कम 100 दिनों का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में एवरी रूरल हाउस होल्ड, पर पर्सन नहीं, एवरी रूरल हाउस होल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका एसटी पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे 50 दिनों का एक्स्ट्रा जॉब मिलना चाहिए। ये एफआरए एक्ट, फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट, फॉरेस्ट रिजर्व है या कुछ और है? एफआरए एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, सॉरी फॉरेस्ट राइट एक्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2006 में ये प्रोविज़न है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार दिए जाते हैं। उसके लिए कहा गया है कि एसटी वाले एरियाज़ में 50% का 50 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए एमजी नरेगा में। अब देखिए पीयूष गोयल जी ने कहा कि भाई जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको 3 गुना करना है। वर्तमान में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है $33 बिलियन का, इसको $100 बिलियन करना है एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्ट्री का चार्ज इनके पास है ना, तो याद रखिएगा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का भी चार्ज इनके ही पास है, पीयूष गोयल के पास। इन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमें 3 गुना करना है और $100 बिलियन कर देना है। वर्तमान में है $33 बिलियन। 2021-22 के दौरान $44 बिलियन का हमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कैसे भी करके पहुंचना है। अब ये देख लीजिए इंडिया की जो जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में रही है, 2 दिन पहले मैं बताया था एनएसओ ने डाटा जारी किया। इंडिया की पहली जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में है 20.1%। एफडीआई ग्रोथ देखा जाए तो फर्स्ट 3 मंथ में रही है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में 90% की एफडीआई ग्रोथ रही है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आप अगस्त का मंथ भले ही याद रखिए,
लेकिन आप अप्रैल से अगस्त तक का याद रखिए, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट $164 बिलियन रहा, जो कि 67% अधिक है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो अगस्त का मत याद रखिए, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट क्वार्टरली याद रखिए $164 बिलियन है। अच्छा, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट का टारगेट क्या है इस वर्ष? कई बार पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ आप देखिएगा, $400 बिलियन का है। तो एक क्वार्टर में 164 हुआ है, तो आराम से मेरे ख्याल से अचीव हो जाएगा ना $400 बिलियन का। कुछ है तो नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत। ये देखिए $33 बिलियन का है हमारा वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, इसको 3 गुना करना है, यानी $100 बिलियन करना है, और कोशिश करनी है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो जितनी जल्दी हो सके $250 बिलियन तक पहुंच जाए। ये वैल्यूज याद रखिएगा, याद हो ही जाएंगी। नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 में आई। पर्पस था टेक्सटाइल सेक्टर में मॉडर्न, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 1000 करोड़ का लॉन्च किया गया। इसमें क्या था, रॉ मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, ये सब चीज़ें थी। एआई का यूज़ किया जाए टेक्सटाइल सेक्टर में। इंडिया का एक्सपोर्ट मोस्टली कॉटन बेस्ड है, यानी हम लोग डायरेक्टली कॉटन ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो कि हमें नुकसान, हाँ अंग्रेजों के समय से ऐसे ही हो रहा है, कॉटन जाता है फिर वापस वहाँ से कपड़ा बन के आता है, ये नुकसान ही है ना हमारा। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल है, इसकी मार्केट डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए काम करेगा। ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत सेकंड टारगेट है। इसमें क्या 2024 तक जो डोमेस्टिक मार्केट है वो $50 बिलियन तक पहुंच जानी चाहिए। थर्ड कंपोनेंट क्या है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का एक्सपोर्ट प्रमोशन, ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो वर्तमान में 14,000 करोड़ का है वो 20,000 करोड़ तक पहुंच जाए 2021-22 तक, और हर वर्ष 10% की ग्रोथ हो। तो जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, 3 कंपोनेंट है, तीनों आप देख लीजिएगा। पहली बात तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल के मार्केट को डेवलप किया है और प्रमोशन किया है, फिर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है, ये तीनों आप याद रखिएगा। फिर प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग सेक्टर इन सदर्न रीजन, इस पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, मैनेज हैदराबाद, साथ ही साथ नेशनल बी बोर्ड न्यू दिल्ली द्वारा। मैनेज क्या है, देखिए मैनेज है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थापित है। मैनेज 1987 में स्थापना हुई थी, अगर आपको नहीं पता है तो मैनेज हैदराबाद में है, 1987 में स्थापित हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मल वेलफेयर के तहत आता है। मैनेज ने नेशनल बी बोर्ड के साथ मिलकर प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग सेक्टर इन सदर्न रीजन पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। इसमें 350 स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट जो चाहे वो मिनिस्ट्रीज हों, बोर्ड्स हों, उनसे रिलेशन रखते थे। मैनेज क्या कर रहा है, बी कीपिंग हनी बी सेक्टर में जितने भी एग्री स्टार्टर्स हैं या फिर एग्रीप्रेन्योर्स हैं उनका डाटाबेस क्रिएट कर रहा है। इससे क्या होगा, जो बी कीपिंग और हनी मिशन है उनमें कितना पोटेंशियल हासिल किया जा सकता है, वो पोटेंशियल हेल्प मतलब कि हासिल करने में हेल्प करेगा मैनेज का ये डाटाबेस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर द्वारा मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर हाल ही में लॉन्च किए। तो मधु क्रांति पोर्टल, हनी कॉर्नर पोर्टल किसने लॉन्च किए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर। क्योंकि आप MSME भी लगा सकते हैं, क्योंकि KVIC बी कीपिंग के लिए, जैसे अपायरी व्हील्स किसने लॉन्च किया था, KVIC ने, नितिन गडकरी ने, तो आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसीलिए आप मधु क्रांति पोर्टल, हनी कॉर्नर पोर्टल याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मल वेलफेयर ने लॉन्च किया है। नेशनल बी कीपिंग मिशन 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अनाउंस किया गया, 2020 से 2023 तक था। नेशनल बी बोर्ड द्वारा इंप्लीमेंट किया रहा 3 वर्ष में। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मल वेलफेयर की स्कीम है। इसमें स्वीट रेवोल्यूशन यानी हनी से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है उसका हॉलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रमोशन, साइंटिफिक बी कीपिंग, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। साइंटिफिक बी कीपिंग मेन पर्पज है इसका। हनी मिशन प्रोग्राम की बात की जाए तो KVIC ने 2017-18 के दौरान लॉन्च किया था हनी मिशन स्कीम का पर्पस। फिर आपकी हनी मिशन होगी, फिर आपका स्फूर्ति प्रोग्राम हो गया, MSME मिनिस्ट्री की है। ट्रेडिशनल बी कीपर्स, इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि नई मशीनरीज को यूज़ कर सकें। यानी स्फूर्ति मिशन का मेन पर्पज़ ये है, देखिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्कीम MSME मिनिस्ट्री की स्कीम है बी कीपिंग के लिए, बी कीपर्स के लिए। इसमें क्या है, न्यू मशीनरीज की ट्रेनिंग देकर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। स्फूर्ति मिशन के तहत अब तक 29 हनी क्लस्टर्स को अप्रूव किया जा चुका है, जिसके लिए फिनेंशियल असिस्टेंस 68.65 करोड़ दिया जा चुका है। 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप 80 बी कीपर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, और बुंदेलखंड में ये 2021-20 के फाइनेंशियल ईयर में इस्टेब्लिश होने हैं। लेकिन इतना डीप तो नहीं पूछ। सीवेज
एंड ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के लिए नई हाई रेट बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बहुत बेनिफिशियल है सीवेट या फिर ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है या फिर किसी और ने कहा है, जो भी किसी ने कहा है, बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी आपको याद रखना है सीवेज या फिर ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए है। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसमें AGR इसके अलावा NF का यूज़ किया जाता है। देखिए आप, एनएरोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर प्लस नैनो फिल्ट्रेशन। तो एनएरोबिक सिचुएशन में ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज या फिर ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट का। एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती है। तो AGR NF टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है किसमें, बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी में। बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, सीवेज या फिर ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से, बस इतना याद है। और इसमें जब ट्रीटमेंट होता है तो उस दौरान बायोगैस या फिर बायोमैन्योर का क्या होता है, जनरेशन भी होता है, जिसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो वेस्ट वाटर होता है, ग्राउंड वाटर, उसको पोर्टेबल वाटर में यूज़ किया जा सकता है। ये पहली बार जो आपका बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी है उसको CSIR IICT हैदराबाद में यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर 100 लीटर वाटर पर डे जो है ट्रीट किया जा रहा है, सीवेज को पर डे ट्रीट किया जा रहा है। इस दौरान ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट 250 kg के आसपास ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन इतना डीप नहीं पूछेंगे कहाँ यूज़ किया जा रहा है, आप याद रखिएगा हैदराबाद CSIR के कैंपस में। देखिए जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं लगभग 50,000 से 1,00,000 पॉपुलेशन से ऊपर, वो 2 से 4 मिलियन लीटर पर डे जो है सीवेज क्रिएट करती हैं। इनको ट्रीट करने के लिए बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी बहुत यूज आएगी, इसीलिए ये चर्चा में है। एग्जाम में आपसे अगर पूछेंगे तो बस इतना ही पूछेंगे, बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी चर्चा में थी, किस लिए है, तो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो वाटर वेस्ट है, उसको ट्रीट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए थे। इसमें कहा था कि ऑन डोर जाके, डोर स्टेप जाकर आपको सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना है और अलग अलग बाइफरकेट करना है, ये भी आपको बताया था। तमिलनाडु एकमात्र स्टेट है जो कि 100% सेग्रीगेशन करता है, ठीक है, 20 म्यूनिसिपैलिटीज़ में। उसके अलावा 80 to 90% तक, बाकी जो 50 म्यूनिसिपैलिटीज़ में से 20 में तो 100% हो गया और बाकी जो 30 बची उसमें 80 to 90%। तमिलनाडु एकमात्र स्टेट है, इतना याद रखिएगा। फिर जितेंद्र सिंह जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये भी कहा इंडिया नियर फ्यूचर में ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बन जाएगा। क्यों कहा, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम, उसके चीफ गेस्ट थे, उसको संबोधित कर रहे थे। और इस समय इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत टारगेट कर रहा है, इसलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि इंडिया जल्द ही ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बन जाएगा। कब कहा उन्होंने, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम, उसको एड्रेस करते समय इन्होंने कहा। इसमें कई सारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिप्लोमेटिक मिशन ने पार्टिसिपेट किया। देखिए गवर्नमेंट इस समय हाइड्रोजन फ्यूल्स का यूज़ करना चाहती है मोबिलिटी सेक्टर में, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी यूज़ करना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे काम कर रही है। तो इंडिया ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बन सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। 450 गीगावाट की डिमांड, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे 2030 तक, ये तो आपको पता ही है। और हाइड्रोजन लोवेस्ट कॉस्ट पर प्रोड्यूस की जा रही है अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा अगर देखा जाए तो, ठीक है। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 2030 तक जो ग्लोबल एनुअल एक्सपोर्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो 10.4 मिलियन टन के आसपास हो जाएगा इन कंट्रीज़ में। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, जितेंद्र सिंह जी ने जो हाइड्रोजन 212, हाइड्रोजन 212 की बात की, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर इम्फेसिस दिया है, जो कि देश का एस्पिरेशनल गोल है। हाइड्रोजन 212 मतलब क्या है, हाइड्रोजन 212 में जो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन कॉस्ट है वो $2 पर केजी से कम ही होनी चाहिए। तो पहला 2 ये हो गया। फिर ग्रीन हाइड्रोजन के स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूलिंग कॉस्ट जो है $1 पर केजी से कम आनी चाहिए। साथ ही साथ जो एंड यूज टेक्नोलॉजी हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की, उसका रिप्लेसमेंट 2 वर्ष में रेस्ट ऑफ इंडिया में हो जाना चाहिए। तो ये आपका 212 है हाइड्रोजन, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है। बाकी आप देख लीजिएगा। इंडिया की एनर्जी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन अगर उसी समय देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी 2050 तक 50% तक जो है पहुंच जाएगी। मतलब कि जितनी भी एनर्जी डिमांड है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग जनरेट करेंगे। तो ये अपने आप में अच्छी न्यूज़ है। 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग अचीव कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या करेगी,
45 से 50% तक कार्बन एमिशन को कम कर। इरेना जो कि अबू धाबी में है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक टोटल एनर्जी में 12% हाइड्रोजन का अस्तित्व यानी योगदान होगा। इरेना द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बताया है ग्रीन हाइड्रोजन जो है इंडिया को क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट करने में हेल्प कर सकता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया को 2030 तक 2005 के लेवल से 33 से 35% तक जो है एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। अगला आर्टिकल है सोलर एनर्जी जनरेशन पर क्लाउड्स या फिर एरोसोल जो इम्पैक्ट हो रहा है वो फिनेंशियल लॉस कर रहा है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, देख लीजिए आप। कुछ इंडियन और इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की और उसमें बताया गया एरोसोल, डस्ट, क्लाउड, इनका जो सोलर एनर्जी जनरेशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है फोटोवोल्टेइक या फिर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पर, उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देख लीजिए, एनुअल फाइनेंशियल लॉसेस होता है लगभग 1.55 मिलियन रुपीज़ के हिसाब से। ये किसके हिसाब से होता है? देखिए, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के हिसाब से टोटल एरोसोल की वजह से पर ईयर 1.55 मिलियन रुपीज़ के हिसाब से लॉस होता है। उसके अलावा डस्ट और क्लाउड के हिसाब बाद डस्ट और क्लाउड के कारण 0.56 और 2.47 मिलियन रुपीज़ का एनुअली लॉस हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में है। तो बादल भी रहते हैं, चलो ठीक है, वो भी है, उसके बाद डस्ट भी रहती है, पोल्यूशन भी रहते हैं। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन या फिर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में दिक्कत क्या होती है? उनको साफ़ करने की दिक्कत है डेली का डेली, लेकिन अगर वही फ्लोर पे रहते हैं तो उनको साफ़ करना आसान रहता है। इसीलिए कहा गया है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन या फिर फोटोवोल्टेइक पैनल पर जो सोलर एनर्जी जनरेशन हो रहा है वो क्लाउड, एरोसोल, डस्ट के कारण प्रभावित होता है। सोलर एनर्जी जनरेशन इंडिया में खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में वाइडली यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट का जो टारगेट है रूफटॉप सोलर एनर्जी 2022 तक 40 गीगावाट्स का है, जो कि पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है। अगर 31 मार्च 2021 तक की बात की जाए तो रूफटॉप सोलर एनर्जी इंडिया में 4.4 गीगावाट बन रही थी, 4.4 गीगावाट। अब बताइए आप 2022 तक कैसे आप 40 गीगावाट अचीव कर लोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हालांकि सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। 3 किलोवाट का अगर आप पैनल लगा रहे हैं तो 40% तक, और 3 किलोवाट से अगर 10 किलोवाट तक की सोलर पैनल की कैपेसिटी है तो 20% की सब्सिडी आपको दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रूफटॉप सोलर स्कीम का जो फेज 2 उसको लॉन्च कर दिया और इसको ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम के तौर पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात टॉप पे है, आपको ये भी याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।